नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का मेरा ये वीडियो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर। साथियों, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जापान में अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, जब से जापान में शासन आया है अपना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में प्रधानमंत्री सिस्टम जब से बना है वहाँ पर, तब से पहली बार महिला प्रधानमंत्री, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। इनका नाम है साने तकाइची। ध्यान रखना, साने तकाइची। साने तकाइची को जापान में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वो जो है अर्थशास्त्र से लेकर के समलैंगिक अधिकारों, विदेशी मामलों और अत्यंत अधिकांश मुद्दों पर उनकी सोच बड़ी रूढ़िवादी है। और मतलब जापान के पुरानी परंपराओं की वो वकालत करती हैं, अर्थात दक्षिणपंथी। पहली महिला प्रधानमंत्री, वो भी दक्षिणपंथी लेडी हैं। समझ रहे हैं? 64 ईयर इनकी उम्र है। 1996 में पहली बार ये सांसद बनी थी और अब ये जो है तकाइची 10 बार सांसद रह चुकी है। ये स्थान लेंगी पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान में जो निचला सदन है वहाँ 465 करीब सीट है और उसमें से 237 वोट मिले हैं इनको। इसका मतलब जो वो है, मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 233 बहुमत का आंकड़ा है। उससे 4 वोट ज़्यादा इनको मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट न होने के कारण इनकी जीत हो गई है। समझ रहे हैं आप? अब इन्होंने, वैसे तो ये 10 बार सांसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 बार सांसद चुनी गई और इन्होंने जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि कई पदों पर काम किया। आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक मामला, लैंगिक समानता सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। संविधान में संशोधन की पक्षधर रही हैं। जापान की सैन्य भूमिका को औपचारिक रूप से जिससे स्वीकार किया जा सके, अर्थात सैन्य रूप से सशक्त बनाने के लिए जापान को, समलैंगिक विवाह और विवाहित जोड़ों के लिए अलग उपनामों के खिलाफ है ये। समझ रहे हैं? इनके सामने इस समय जापान में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इस समय 64 साल की हैं, इनके 3 बच्चे भी हैं। पहली बात तो महंगाई बढ़ रही है। येन जो जापानी मुद्रा है वो कमज़ोर हो रहा है। घरेलू असंतोष अलग है। आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर तालमेल भी इनको बनाना पड़ेगा। कई वो है। ये दक्षिणपंथी लीडर हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है, ये विदेशी मामलों में इनका कट्टर दृष्टिकोण है। चीन के प्रति इन्हें बहुत सख्त माना जाता है। यासुकुनी श्राइन में ये नियमित दौरा करती हैं। यासुकुनी श्राइन क्या है? ये यासुकुनी जो श्राइन है, ये जापानी आक्रामकता को महिमामंडित करता है। मतलब जापान की आक्रामकता को, बहुत ही इंटॉलरेंट टाइप का। समझ रहे हैं? ये मंदिर, ये तीर्थस्थल ही अपने आप में चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ विवाद का प्रमुख कारण है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ा विवाद है। चीन और दक्षिण कोरिया को अगर बस चले तो इस तीर्थस्थल को ही नष्ट कर दें। कई रूढ़िवादी लोग जापान में तो इसको एक युद्ध स्मारक मानते हैं और चीन और दक्षिण कोरिया की सरकारें जो हैं इसे सैन्य आक्रामकता और युद्ध अपराधों के प्रतीक के रूप में देखती हैं। ये जो कौन सा, ध्यान रखना है, यासुकुनी तीर्थस्थल, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यासुकुनी तीर्थस्थल ही है।
इनका फोटोग्राफ मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर सर्च करेंगे इस समय तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री तो आ जाएगा साने तकाइची। ध्यान रखिएगा। आज आप लोग जापानियों को जितना सॉफ्ट देखते हो, हाँ, बार बार झुक करके प्रणाम करना और बड़ा हम्बल और पोलाइट देखते हो, जापानी ऐसे थे नहीं। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करो तो जापानियों ने चीन में इतना ज़्यादा कहर ढाया था जिसका कोई हद नहीं है। चाइनीज लोग यही तो भूल नहीं पाते अभी भी, इसीलिए जापान को अपना दुश्मन मानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जापानी सैनिक होते थे, ये जब चाइना में इंटर किए हैं तो चाइनीज लोगों से ही कब्र खोदवाते थे, गड्ढा खोदवाते थे, उसी में एक चाइनीज सैनिक को डलवाते थे बंदूक की नोक पर, और दूसरे सैनिक से, दूसरे चाइनीज व्यक्ति से कहते थे कि तुम इसको पाट दो, इस गड्ढे को। फिर दूसरे वाले को बुलाते थे, ऐसे दूसरा गड्ढा खुदवाते थे, और खुदवाने के बाद में वो दूसरे वाले व्यक्ति को भी ऐसे दफन करते थे। इस तरह से बहुत सारे चाइनीजियों की सामूहिक कब्रें जापानी सैनिकों ने उसमें खुदवा दी थी। ये तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी का बम विस्फोट हुआ तब जाकर के जापान थोड़ा सा ठंडा पड़ा, और उसके बाद में तो विसैन्यीकरण कर दिया गया। जापान के पास अभी भी जो है सेरेमोनियल आर्मी सिर्फ है, आप लोग मालूम होना चाहिए। लेकिन ये जो साने तकाइची हैं, ये चाहती हैं कि सैन्य मामले में जापान मजबूत बने। मतलब दक्षिण पंथ का रास्ता यहाँ भी बहुत तेज साफ हो गया है। कहाँ? जापान जैसे देश में भी। अब देखिए आगे क्या होता है और किन देशों में क्या क्या होता है। चलिए इनके विषय में आप लोग और भी चीज़ें खोजिए इंटरनेट पर, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो हमसे बताने में, हम तो बहुत कम चीज़ें बता पाए हैं, समय की अपनी मर्यादा भी है, तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का वीडियो मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर। एक बार पुनः नमस्कार, भैया दूज की शुभकामना सभी को। धन्यवाद।